आज प्रशिक्षण सत्र के 21वें दिन मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं तथा आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जनप्रतिनिधियों को, पंचायती राज प्रतिनिधि जो होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधि जिसमें आप भी आते हैं, वार्ड सदस्य, तो आप लोगों को सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यद्यपि आपके निर्वाचन के बाद से सरकार के द्वारा आपको मुख्य रूप से 5 तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनके बारे में मैं आज विस्तार से इस प्रशिक्षण सत्र में चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और इस नाते समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। समाज के उत्थान में और उसके विकास में आपकी अग्रणी भूमिका है। आपके वार्ड की जनता अपने सुख दुख में आपको हमेशा अपना सहभागी बनाने का प्रयास करती आई है। चाहे झगड़ा झंझट का मामला हो, मध्यस्थता करने की बात हो, किसी के पैरवी करने की बात हो, प्रखंड कार्यालय में जाकर किसी का कार्य कराना हो, आप अपना महत्वपूर्ण समय और धन दोनों गंवाते हैं। किसी के काम को लेकर आप जाते हैं तो दिन भर समय लग जाता है, साथ साथ पेट्रोल का खर्च भी आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुए बिहार सरकार ने आपके लिए एक अल्प राशि भत्ता के रूप में स्वीकृत किया और आपको देने का कार्य करती आई है। सरकार के द्वारा यह प्रावधान है कि वार्ड सदस्यों को प्रति माह 500 रुपए के हिसाब से भत्ता प्रदान किया जाए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यह जो नगण्य अनुदान की राशि है, नगण्य भत्ते की राशि है, यह एक बड़ी भत्ते की राशि आपको मिले और हम सब इसके लिए प्रयासरत हैं। आप भी अपने संघ के माध्यम से प्रयासरत रहें ताकि सरकार के द्वारा एक अच्छी खासी राशि आपको मानदेय के रूप में मिले, जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य सह पंच संघ के द्वारा भी समय समय पर इसके लिए बिहार सरकार से मांग की जाती रही है ताकि आपको अधिक से अधिक राशि ससमय प्राप्त हो और आप भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकें। तो ये पहली सुविधा के रूप में बिहार सरकार के द्वारा आपको भत्ता का प्रावधान किया गया। ये पहली सुविधा है। दूसरी सुविधा में आपको यह दिया गया कि 7 निश्चय योजना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बना दी गई। तीसरी सुविधा आपको कार्यकाल में मृत्यु के पश्चात अनुग्रह अनुदान की सुविधा दी गई। चौथी सुविधा के रूप में आपको मुख्यमंत्री पेयजल योजना में अनुरक्षक का कार्य दिया गया और 5वीं सुविधा के रूप में आपको विधान परिषद के चुनाव में मत देना और अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो मैं विस्तार से इसकी चर्चा कर रहा हूं। 7 निश्चय योजना में आपकी क्या भूमिका है, इसके बारे में पिछले प्रशिक्षण सत्र में मैं आपको बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में वार्ड सदस्यों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है तथा आपको इसमें शक्तिशाली अधिकार प्रदान किया गया है। पक्की गली नाली योजना और नल जल योजना तो पूरा का पूरा आपको ही, अर्थात वार्ड सदस्यों को ही पूर्ण कराना है।
और इसके साथ साथ देख रेख का कार्य भी आप ही लोगों को करना है। सरकार द्वारा छठे वित्त आयोग के तहत और 15वें वित्त आयोग के तहत जो भी राशि ग्राम पंचायतों को दी जानी है, उस पर संपूर्ण अधिकार आप सभी का है। प्राथमिकता के आधार पर सभी वार्डों को इस राशि में से उनके कार्यों का प्राक्कलन बनाते हुए वितरित किया जाएगा और इससे आप अपने वार्ड में स्थित गलियों में और नालियों का निर्माण करेंगे, गलियों में पेवर ब्लॉक बिछाएंगे, जो चौड़ी गलियां हैं उसका पक्कीकरण करेंगे। तो ये पूरा का पूरा अधिकार आपको दिया गया। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार ने इसमें आपको निभाने के लिए दे दिया है। एक बहुत बड़ा अधिकार और बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर सरकार ने सौंपी है। आपको इन जिम्मेवारियों को पूरा करना है। आपको अपने वार्ड का विकास करना है, आपको अपने पंचायत का विकास करना है, और जब ये सब होगा तभी देश का विकास होगा। इसलिए आप सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, सराहनीय भी रही है। तीसरी सुविधा आपको मिली है अनुग्रह अनुदान के रूप में। तो यह आपको मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी सुविधा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीवित प्रतिनिधि को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा यह निर्देशित की गई है कि यदि कोई भी निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि अपने कार्यकाल में किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा नक्सली हिंसा अथवा आपराधिक घटना के शिकार हो जाते हैं, तो उनके परिजनों को भरण पोषण के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। क्योंकि अनुग्रह अनुदान सरकार 2 तरह से प्रदान करती है। एक सरकार का गृह विभाग जो है वह भी 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करता है, और दूसरा पंचायती राज विभाग अपने जनप्रतिनिधियों को प्रदान करती है। तो गृह विभाग के द्वारा जो मिलता है 5 लाख रुपए का अनुदान, वह किसी भी व्यक्ति को जो अपने परिवार का मुखिया है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वह अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे सरकार के द्वारा पहले 4 लाख रुपए की राशि मिलती थी, अब 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो यह गृह विभाग के द्वारा दी जाती है। और आपको पंचायती राज विभाग के द्वारा आपको अनुग्रह राशि दिया जाता है। तो दोनों में से कोई एक ही राशि आपको मिलेगी। जो ले लीजिए, जो पहले राशि मिल गई बस वही, दूसरी राशि आपको नहीं मिल पाएगी। पूर्व में भी जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के ग्राम कचहरी के पंच पवन यादव को उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार वालों को भी यह राशि प्रदान की जा चुकी है। और जमुई जिले के ही खैरा प्रखंड के वार्ड सदस्य बबलू कुमार के परिजनों को भी सरकार के द्वारा 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। परंतु गृह विभाग द्वारा या पंचायती राज विभाग द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, उसमें सिर्फ एक ही अनुदान आपको प्राप्त हो सकता है। 2 अनुदान आप एक साथ लेने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि संघ के द्वारा हमेशा यह मांग की जाती रही है कि हमें दोनों प्रकार के अनुदान दिए जाएं। एक तो हम सामान्य व्यक्ति हैं ही, दूसरा हम जनप्रतिनिधि हैं, तो पहला भी अनुदान मिलना चाहिए और दूसरा भी अनुदान मिलना चाहिए। ये बात आपके संघ की तरफ से हमेशा मांगी जाती रही है। अगर दोनों अनुदान सरकार ने स्वीकृत कर लिया तो आपकी मृत्यु के पश्चात आपके परिजनों को 10 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। अभी 5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। इसके साथ सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधि की मृत्यु पर
अगर किसी आतंकवादी घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी उग्रवादी घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी सांप्रदायिक घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, या सांप्रदायिक हिंसा फैलता है वहां उनकी मृत्यु होती है, जातीय विरोधाभास के द्वारा जो हिंसा उत्पन्न होती है उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, निर्वाचन संबंधी कोई हिंसा होती है उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, अथवा किसी सामूहिक हिंसा की घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके पश्चात मृतक के आश्रितों को गृह विभाग द्वारा निर्धारित अनुग्रह अनुदान की राशि अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित अनुग्रह अनुदान की राशि, दोनों में से कोई एक ही राशि देय होगा। अगर पहले से आपको गृह विभाग द्वारा प्रदत्त राशि मिल चुकी है तो आप पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदत्त अनुग्रह अनुदान की राशि लेने के पात्र नहीं हैं। इसके साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि जनप्रतिनिधि, पंचायती राज प्रतिनिधि जिनकी मृत्यु हुई है वो स्वयं भी किसी आपराधिक घटना में संलिप्त रहे हों या फिर पुलिस अथवा सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि नहीं मिल पाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी सामान्य मृत्यु या फिर किसी घटना में नहीं हुई है बल्कि वो अपराधी थे इसलिए मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई, तो ऐसी स्थिति में आप पर एक दाग लग चुका और ऐसी परिस्थिति आती है कि मृत्यु के पश्चात आपके परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि नहीं मिल पाती है। चौथा कार्य आपको सरकार ने सौंपा है अनुरक्षक का कार्य। आपको यह भी आपके लिए आय का जरिया है। सरकार ने सभी वार्ड सदस्यों को, पूरे बिहार में लगभग 58,000 वार्ड हैं जहां पंचायत के द्वारा वार्ड सदस्यों के माध्यम से अर्थात वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति के द्वारा नल जल का कार्य किया गया है। ऐसे 58,000 वार्डों में सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, अपना पत्र जारी किया कि सिर्फ वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक का कार्य करेंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं तब वार्ड सचिव को अनुरक्षक का कार्य दिया जाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको मिलती है। आप अगर अनुरक्षक का कार्य नहीं करते हैं, स्वेच्छा से इस कार्य को छोड़ देते हैं, तभी किसी दूसरे को दिया जाएगा, अन्यथा अनुरक्षक का कार्य आप ही को दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार प्रति माह 2,000 रुपए की राशि अपने तरफ से आपको प्रदान करती है। शेष जो राशि है वह उपभोक्ता शुल्क वसूल कर उसमें से आधी राशि आपको लेना है। तो आपके लिए भी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जहां आपकी आय सतत बनी रहे। इसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था सरकार ने किया है कि समय समय पर अपने कानूनों में वह संशोधन भी करती है ताकि आपको कुछ नया चीज मिल सके, कोई नई सुविधा मिल सके। जब जब चुनाव आता है विधानसभा का तब तब आपको सौगातें बांटी जाती है। आपके लिए ही नहीं, संपूर्ण जनता के लिए भी सौगातें बांटी जाती हैं। आप भी उनमें से एक हैं। निश्चित रूप से आपको भी समय समय पर बहुत कुछ मिलता रहा है, आगे चलकर भी मिलेगा। धैर्य धारण कीजिए। पांचवी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कहा जाए या फिर आपके लिए वह सुविधा कहा जाए, आपको मिला है मत देने का अधिकार। पंचायती राज प्रतिनिधि है आप, तो आप यह जान लें कि विधान परिषद में आपको अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार सरकार ने दिया है। पूरे बिहार में विधान परिषद की जितनी सीटें हैं उनमें 24 सीटें सिर्फ आपके लिए निर्धारित हैं और 24 विधान पार्षद ऐसे हैं जिन्हें
पंचायती राज प्रतिनिधि अपना मत देकर, चुनकर और उन्हें विधान परिषद में भेजने का कार्य करते हैं। आप ही के मत से 24 विधान पार्षद जीतकर विधानमंडल में जाते हैं। ये विधान पार्षद आपके प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। वहां पर आपकी समस्याओं को रखना इनका फर्ज होता है। आपकी जो भी समस्याएं हैं पंचायती राज विभाग में और उनके मंत्रियों के साथ, उनके अफसरों के साथ मिलकर आपकी समस्या को रखना उनका महत्वपूर्ण कार्य है। किंतु ऐसा होता नहीं है वास्तव में। आपके ये प्रतिनिधि जीतकर तो जाते हैं, किंतु वहां सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं, आपके अधिकार की नहीं, अपने अधिकार की बात करते हैं। अपना वेतन, भत्ता और पेंशन की राशि अगर बढ़वानी हो तो मेज थपथपाकर ये लोग आसानी से बढ़ा लेते हैं और बढ़वा लेते हैं। लेकिन जब आपके मानदेय में वृद्धि की बात आती है, जब आपके अधिकारों की बात आती है, तो ये लोग चुप रह जाते हैं, इनकी जुबानें बंद हो जाती हैं। तब आपके लिए कौन बोलेगा? जब आपका आवाज, आप का जो प्रतिनिधि है वह व्यक्ति ही आपकी आवाज को विधानमंडल में नहीं रख पाता है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जानी है उसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए पुनः यह चुनाव आ रहा है। 1-2 माह में ही फिर से आपको मत देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी आप तुरंत मत दीजिएगा और 24 प्रतिनिधियों को चुनकर विधान परिषद में भेजिएगा। लेकिन याद रहे, आप फिर से उन्हें याद दिलाइए, उनसे पूछिए कि आपको मैंने मत दिया, आप चुन कर गए, जीत कर गए, मेरे लिए क्या किया? मेरे लिए कितने प्रश्न आपने विधानमंडल में किया है? कौन कौन सा प्रश्न किया है? जरा उन प्रश्नों को भी बताइए। यह आपका कर्तव्य है कि वोट देने से पहले एक बार उनसे जरूर पूछें। बिके नहीं। अगर आप ही गलती करेंगे तो फिर आपके जनप्रतिनिधि, यानी आपके जो प्रतिनिधि होंगे, विधान पार्षद जो होंगे, वह आपका कुछ भी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी बात सुनेंगे। तो बस आज इतना ही मैंने आपको बताया कि सरकार ने आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं और भी समय समय पर बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा आपको प्रदान की जाती रहेंगी। धन्यवाद। अगले प्रशिक्षण सत्र में हम आपको यह बताएंगे कि मुखिया अगर मनमानी करे तो आप क्या करेंगे, कैसे आप उनसे निपटेंगे, कैसे आप उनसे अपना हक लेंगे, आपका अधिकार कैसे मिलेगा। मैं इन सारी बातों को अगले प्रशिक्षण सत्र में बताऊंगा। साथ ही उसके अगले प्रशिक्षण सत्र में भी आपको हमें कुछ बताना है। बहुत सारे वार्ड सदस्यों के द्वारा हमसे पूछा गया है कमेंट में कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी। वार्ड सदस्यों की सुरक्षा का सवाल है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को, बहुत सारे पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, वे हिंसा का शिकार हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी सुरक्षा कैसे होगी, तो हम इसके बारे में भी आपको इसके अगले प्रशिक्षण सत्र में बताएंगे।